श्री गुरु सत्ताय नमः। ऋचा सृष्टि चैनल में आप सभी का स्वागत है। मन क्षेत्र में चित्त की भूमिका। शरीर काम करता है और मन आदेश देता है। दोनों के बीच स्वामी सेवक का संबंध है। मन का स्थान मस्तिष्क है। मस्तिष्क शरीर का एक अंग है। उसके संबंध में व्यवहारिक जानकारियाँ भी हैं और वैज्ञानिक अन्वेषण भी हुए हैं। इसलिए उस संबंध में बहुत कुछ जाना और कहा जा सकता है। यहाँ पर हमारे मन क्षेत्र में चित्त की क्या भूमिका है, इस पर लेखक कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर तो काम करता है, लेकिन काम वो तभी करता है जब हमारा मन उसे आदेश देता है। यानी हमारा शरीर और हमारा मन एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे मालिक और सेवक का संबंध होता है। यानी हमारा जो मस्तिष्क है ये शरीर का एक अंग है, लेकिन मन क्या है? मन मस्तिष्क में रहता है। यानी मस्तिष्क स्थूल है, मन सूक्ष्म रूप में है। और उसके संबंध में जो यहाँ पर लिख रहे हैं लेखक कि बहुत सारी जानकारियाँ भी होती हैं और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक खोज भी हुए हैं। इसलिए इस संबंध में हम बहुत कुछ कह सकते हैं। यानी मन और मस्तिष्क के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। फिर आगे बता रहे हैं कि मस्तिष्क के 3 क्रियाएं प्रसिद्ध हैं। एक कल्पना, दूसरी धारणा, तीसरी निर्धारण। कल्पना को मनस भी कहते हैं। यानी जो मस्तिष्क की 3 क्रियाएं हैं उनमें जो कल्पना है उसको मनस कहा जाता है, और जो धारणा है दूसरी क्रिया उसको चित्त कहा जाता है, और जो तीसरी क्रिया है निर्धारण, उस निर्धारण शक्ति को हम बुद्धि कहते हैं। यानी मस्तिष्क की जो 3 क्रियाएं हैं कल्पना, धारणा और निर्धारण, इनको क्रमशः हम मनस, चित्त और विवेचन और बुद्धि कहते हैं, है ना। मनस कल्पना को, धारणा को चित्त, विवेचन एवं निर्धारण शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। आगे लिखते हैं लेखक कि इन तीनों के सहारे से मन इस स्थिति में होता है कि कोई निर्णय कर सके। यानी मन तभी निर्णय ले पाता है जब कल्पना, धारणा और निर्धारण तीनों का उसे आधार मिले। कल्पनाओं को आकाश में उन्मुक्त पक्षी की तरह किसी भी दशा में उड़ने की छूट है। यानी कल्पना हम कभी किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। वह कुछ भी सोच सकती है। उसे 2 दिशाएं सरल दिखती हैं। एक वह जिसमें लाभ दिखते हैं, यानी जिह्वा और जनेंद्रिय के स्वाद का मुख्य है। इसमें हम जो भी जिह्वा के माध्यम से स्वाद लेते हैं और हमारी जितनी भी जनेंद्रियां हैं उनके माध्यम से जो सुख हमें मिलता है वो उसमें प्रमुख आते हैं। इसके बाद मनोरम दृश्य देखने का नंबर आता है। धन, लाभ, पारिवारिक समृद्धि, यश, पद, सम्मान आदि की कल्पना लाभ पक्ष में गिनी जाती है। हानि पक्ष में शत्रु भय, अनिष्ट की आशंका, घाटा, चोरी, अभावों की खिन्नता, मरण आदि के कितने ही प्रसंगों की ओर जब कल्पनाएं चलती हैं तो उसी ओर दौड़ती चली जाती हैं। यानी कल्पना में हमें भय भी लगता है और हमें सुख भी मिलता है। अनुकूल और प्रतिकूल कल्पनाएं मनुष्य चाहे जब चाहे जैसी कर सकता है। संभावना सभी की रहती है, असंभव कुछ भी नहीं। विशेषतः कल्पना में तो कोई अड़चन है ही नहीं। यानी कल्पना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मनुष्य उन्हें किसी भी खाली समय में किसी भी स्तर की कितनी ही देर करता रह सकता है। मन की दूसरी परत है धारणा, जिसका आधार पूर्व संचित अनुभव होता है। किसी व्यक्ति या परिस्थिति के संबंध में इससे पूर्व जो जाना सुना है उसके आधार पर धारणा बन जाती है। ये अनुभव कल्पनाओं का समर्थन या विरोध कर सकते हैं। इसके लिए मनमर्जी की बात होती है। यानी हमारा जो मन है उसका जो दूसरा, उसके निर्णय लेने का जो दूसरा आधार है वो है धारणा। यानी सपोज हमने कोई कल्पना की और उस कल्पना के पश्चात में हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के धारणा बना लेते हैं। यानी हमने यदि किसी को व्यक्ति को अच्छा व्यवहार करते देखा तो हमारे मन मस्तिष्क में उसकी अच्छी छवि उभर जाती है। हम कल्पना करने लगते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, सभी की मदद करता होगा, और उसके पश्चात हम एक धारणा बना लेते हैं। उस कल्पना के आधार धारणा बना लेते हैं। यानी मन की जो दूसरी परत होती है वो धारणा होती है, और धारणा किस आधार पर बनती है? हमारे पहले से जो संचित अनुभव होते हैं किसी व्यक्ति परिस्थिति के संबंध में, हमारी जो जानकारी होती है, हमने जो उसके बारे में सुन रखा होता है, जो परिस्थितियों से उसका संबंध होता है, तो हमारी पहले से हमारी जो जानकारी होती है उस आधार पर हमारी एक धारणा बन जाती है।
और जिस अनुभव के आधार पर हमारी धारणा बनती है, वो हमारी जो कल्पनाएँ थीं, उसका समर्थन भी कर सकते हैं और उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो यदि हम सार रूप में कहना चाहें कि अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है, उसका सार क्या होगा? यदि हम एक निचोड़ निकालना चाहें, तो उसका निचोड़ कुछ इस प्रकार से होगा कि शरीर और मन का क्या संबंध है? शरीर हमारा काम करता है और मन उसको मालिक की तरह आदेश देता है। दोनों का संबंध स्वामी और सेवक का होता है। मन मस्तिष्क में रहता है, जो कि हमारे शरीर का ही एक अंग है, और मस्तिष्क पर वैज्ञानिक अन्वेषण भी हुए हैं और इसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ कह भी सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। फिर हमने जाना कि मस्तिष्क की 3 क्रियाएँ होती हैं, और वो प्रसिद्ध क्रियाएँ क्या हैं? कल्पना, जिसको मनस के नाम से भी जानते हैं, धारणा, जो कि हमारा चित्त होता है, निर्धारण, बुद्धि, विवेचन एवं निर्धारण शक्ति से उसका संबंध होता है, और हमारा जो मन निर्णय करता है, वो मन निर्णय करने की स्थिति में तभी आता है, वो इन तीनों के सहारे आता है, यानी कल्पना, धारणा और निर्धारण। इन्हीं के आधार पर हमारा मन एक निर्णय करता है। उसको निर्णय करने में मदद इन्हीं 3 के आधार पर मिलती है। फिर हमने जाना कि कल्पना का स्वभाव क्या होता है। कल्पना हमारे उन्मुक्त पक्षी की तरह होती है। वो लाभ पक्ष उसका क्या होता है? 2 दिशाएँ होती हैं, उसको सरल लगती हैं। एक लाभ पक्ष, हानि पक्ष। लाभ पक्ष उसका जिह्वा जनेंद्रिय का स्वाद होता है, मनोरम दृश्य होते हैं। धन, यश, पद, सम्मान, पारिवारिक समृद्धि की कल्पना, उसको लाभ दिखता है। और वहीं शत्रु का भय, अनिष्ट की आशंका, घाटा, चोरी, अभाव, मरण, ये सब उसको हानि लगते हैं। चौथा बिंदु आता है हमारा धारणा का। धारणा कैसे होती है? अनुभव के आधार पर होती है। हम किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में जो पहले से जाने सुने होते हैं, या पहले से हमारी जितनी भी जानकारी होती है उसके प्रति उसी आधार पर हमारी धारणा बन जाती है। और वो जो धारणा होती है वो हमारी कभी जो हमारी कल्पनाएं हैं, वो उन कल्पनाओं का कभी समर्थन करती है तो कभी विरोध करती है। हमारा मन मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क के 3 कार्यों के आधार पर निर्णय लेता है। कौन कौन से कार्य होते हैं मस्तिष्क के? कल्पना, धारणा और निर्धारण। यानी हमारा मन मस्तिष्क के इन्हीं 3 कार्यों के आधार पर चलता है, जिसमें से हमारी जो कल्पना होती है वो उन्मुक्त होती है, वो हम किसी भी दिशा में कर सकते हैं, वो लाभ और हानि में भटकती रहती है। जबकि जो धारणा होती है वो हमारे पुराने अनुभवों के आधार पर बनती है। तो आइए इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस भी अब देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर और मन के बीच कैसा संबंध बताया गया है? ए, मित्र मित्र का संबंध, बी, स्वामी सेवक का, सी, भाई भाई का, डी, गुरु शिष्य का संबंध। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके अनुसार क्या सही है। दूसरा प्रश्न है, मन का स्थान कहाँ बताया गया है? ए, हृदय, बी, मस्तिष्क, सी, नाभि, डी, आत्मा। आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? हृदय सही है, मस्तिष्क सही है, नाभि सही है या आत्मा सही है? यानी हमारे मन का स्थान कहाँ है? हमारा मन कहाँ पर रहता है? हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है? तीसरा प्रश्न है, मस्तिष्क की कितनी प्रसिद्ध क्रियाएं बताई गई हैं? ए, 2, बी, 3, डी, 4। चौथा प्रश्न है, कल्पना को और किस नाम से जाना जाता है? ए, चित्त, बी, बुद्धि, सी, मनस, डी, विवेक। आपको जो भी सही लगता है कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ए, बी, सी, डी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको उचित इस प्रश्न का उत्तर लगता है। आपने बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया है, बहुत अच्छे से अभी इसका सार भी आपने प्रारंभ में समझा। तो आई होप आप सभी इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ए, बी, सी, डी में से जो भी आपको उचित लगता है वो लिखिए। 5वां प्रश्न है, धारणा को क्या कहा गया है? ए, मनस, बी, चित्त, सी, बुद्धि, डी, विवेचन। यानी धारणा को लेखक ने क्या बताया है कि हम इसको और क्या बोल सकते हैं? मनस बोल सकते हैं, चित्त बोल सकते हैं, बुद्धि बोल सकते हैं या विवेचन बोल सकते हैं। बहुत अच्छे से जिसने भी स्वाध्याय किया है इसका आंसर ज़रूर दे लेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इसका आंसर ज़रूर लिखें। धारणा को क्या कहा गया है? ए, बी, सी, डी में से जो भी आप चुने सही उत्तर ज़रूर लिखें। छठा प्रश्न है, विवेचन एवं निर्धारण शक्ति को क्या कहते हैं? ए, मनस, बी, चित्त, सी, बुद्धि, डी, कल्पना। जो भी आंसर आपको सही लग रहा हो वो ज़रूर लिखें।
अगला प्रश्न है, मन की दूसरी परत क्या है? ए कल्पना, बी धारणा, सी निर्धारण, डी विवेचन। आपको जो भी आंसर सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ए बी सी डी के रूप में। 8वां प्रश्न है, धारणा का आधार क्या होता है? ए भविष्य की चिंता, बी पूर्व संचित अनुभव, सी दूसरों की सलाह, डी शास्त्रों का ज्ञान। किस आधार पर धारणा बनती है हमारी? बहुत अच्छे से ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी में से वो ज़रूर लिखें। 9वां प्रश्न है, धारणा बनने में किसकी भूमिका है? ए जो पहले से जाना सुना है, बी जो भविष्य में होगा, सी जो दूसरे लोग कहते हैं, डी जो मन चाहता है। यानी धारणा बनने में इन ऑप्शंस में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, किसकी भूमिका होती है? यानी आपको ए बी सी डी में से जो भी आंसर सही लग रहा हो वो ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, मन किस स्थिति में निर्णय कर पाता है? ए केवल कल्पना के सहारे, बी केवल धारणा के सहारे, सी कल्पना धारणा और निर्धारण तीनों के सहारे, डी केवल बुद्धि के सहारे। तो आपको इन चारों में से ए बी सी डी में से जो भी आंसर सही लगता हो, जो भी उत्तर आपको उचित लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो जो आपने स्वाध्याय किया है, स्वाध्याय के आधार पर आपको जो भी अनुभव हुआ हो, जो भी ज्ञान हुआ हो, जो भी धारणा बनी हो, उस आधार पर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये जो गद्यांश है ये साधना पद्धतियों का ज्ञान विज्ञान पुस्तक से लिया गया है, जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक है। और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से साधना पद्धतियों के जो मूल तत्व हैं उनका ज्ञान कराया है। और आज की वीडियो आप सभी को यदि अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक लोगों तक प्रेषित करें और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप जैसा भी समझते हैं, जो भी उत्तर उचित समझते हैं, ए बी सी डी के रूप में आप लिख सकते हैं। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है।